सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार कक्षा 9वीं का अध्यापक। आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 दिन सोमवार। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ संख्या 2 गद्य खंड से संबंधित है। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसे राहुल सांकृत्याल जी ने लिखा है, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर एक ऐसा क्षेत्र है जो तिब्बत में पड़ता है। एक और माने तो ये तिब्बत की राजधानी है। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में आजमगढ़ जिले में हुआ था। 1930 के दशक में इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। वह बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। इन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे, कई रचनाएं भी लिखी। वह वातावरणीय को एक प्रकार से जो है वो संबंधित भी थे और अपने रचनाओं में उन्होंने इसको एक समावेशन भी किया है। और कई जगह पर इन्होंने तिब्बत की भौगोलिक परिवेश और उसके आसपास के सुंदर वातावरण का वर्णन भी किया है। प्रकृति को एक तरीके से उभारने का प्रयास किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। आइए इस यात्रा वृत्तांत की ओर प्रकाश डालते हैं। राहुल सांकृत्यायन एक प्रकार से इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारा जो कालिम्पोंग क्षेत्र था जो बंगाल में पड़ता है और वहां से तिब्बत की ओर जाने का जो रास्ता है बिल्कुल बंद हो गया था। इस दौरान लोग जो है नेपाल के रास्ते जो है वो तिब्बत के रास्ता जाते थे, लेकिन वहां की जो सरकार है नेपाल की, उन्होंने भारतीय सरकार को मना कर दिया था, क्योंकि उस समय 1929 और 30 के दशक में चोरी चकारी के मामले के कारण जो है भारतीय को आना प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेखक बताते हैं कि वह जब नेपाल के रास्ते से तिब्बत की ओर जाते हैं तो कई कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है और इन्हीं कठिनाइयों के मद्देनजर उनको जो है काफी मुसीबतों को झेलना भी पड़ता है। वो बताते हैं कि किस प्रकार तिब्बत के आसपास जो है सैनिक छावनियां हैं, चीनी टुकड़ियां हैं, वहां पर अपना प्रतिबंध लगाए बैठे कि कोई आसपास इधर आए ना। कई सारी ठाड़ियां हैं, वहां पर ठाड़ी यानी कि ऊंची जमीन जहां पर वो ऊंचा पथरीला और बहुत सारे पथरीले जमीनों के बावजूद है वहां लोग पसंद नहीं करते हैं जाना। एक तरीके से प्रकृति को उभारने का प्रयास जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। उनके सहित जो है सुमति नामक एक व्यक्ति है जो कि मंगोल भिक्षु है। सुमति नाम जो है लेखक जी ने उनको बड़े प्यार से दिया है। इनका जो वास्तविक नाम था सुमति का लॉबजेक शेख था, जो कि मंगोल भिक्षु है। इन्होंने भी बौद्ध धर्म से दीक्षा ग्रहण कर ली थी इन्हीं की भांति, और वो इन्हीं के राह पर चल रहे थे और तिब्बत के रास्तों को बताते चल रहे थे। उनका कहना था कि तिब्बत का जो समाज है वो जात पात, ऊंच नीच और पर्दा प्रथा से बिल्कुल हटकर है। जिस प्रकार से भारत में हमारे जाति प्रथा है, जात पात है और एक पर्दा प्रथा है, लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से जो है तिब्बतीय समाज में इन सब की छूट नहीं है। हम देखें, लेकिन आगे के समाज में जो हमने लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है कि आगे का जो तिब्बतीय समाज है इन सबको ऊपर उठकर जो है एक नए लीग की ओर बढ़ता है और वहां पर जाति प्रथाओं के बंधन से खुल जाता है और हट जाता है। तो यही दिखाने का प्रयास राहुल सांकृत्यायन जी अपने यात्रा वृत्तांत से हमें कहने का एकमात्र प्रयास कर रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन और सुमति जो है उनके साथ जो चल रहे थे उन दोनों ने कई कठिनाइयों का भी सामना किया है और वो देख रहे थे कि किन किन भौगोलिक परिवेश का उनको सामना करना पड़ रहा है। एक खास बात तिब्बत के लोगों की यह है कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति अगर उनके घर में जाना चाहे तो उनको घर में प्रवेश दे देते हैं, बाकायदा उन्हें चाय वगैरह भी करवाते हैं और पिलाते भी हैं। बजाय ये कि कोई भी अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति आ जाए तो उनको घर के अंदर नहीं घुसने देते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर उनके घर के अंदर आ जाए, कोई निम्न वर्ग का, कोई भिखारन हो या कोई भिखारिनी हो या फिर कोई निर्धन समाज का कोई गरीब व्यक्ति हो, तो शायद वो चोर होगा, इसलिए वो उसको आने नहीं देते। भरसक अगर कोई अपरिचित है तो उसको अंदर आने देते हैं। ये एक खास बात है तिब्बतीय समाज में, जो कि हमारे भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलती। एक तौर पर अगर माने तो वहां पर चाय पानी करने के पश्चात अगर किसी को शक हो कि उसके चाय वगैरह में मक्खन, सोडा व नमक कम पड़ा हो, तो अंदर जाकर मक्खन, सोडा व नमक को अपने तरीके से डाल सकता है और चाय को पकने के बाद इन सामग्री को डाली जाती है। एक तौर से तिब्बती समाज में जो है अगर आप इन चीजों को बनाना चाहते हैं तो आपको सामग्री खरीद कर देना पड़ेगा उनके घर में, तब जाकर वो चाय को एक चोंगी में पकाकर जो है उस मक्खन, सोडा व नमक को डालते हैं। फिर कमतर अगर आपको लगता है कि बहुत कम डाला गया है तो आप भीतर जाकर उसको डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक संदेश है जो तिब्बती समाज ने हमें दिया है। उसी की बात जो है ये दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर फिर वहां से उठते हैं और एक नए युग की तलाश की ओर बढ़ते हैं। और वो देखते हैं कि वो जो डाड़ी है, डाड़ी यानी कि जो ऊंची जमीन है और
उसके साथ लगा जो थोंगला प्रदेश है, यानी कि थोंगला यानी कि तिब्बतीय समाज का एक किनारा है, यानी कि एक सीमा है जो तिब्बती समाज के साथ लगती है, तिब्बतीय स्थान है। और वो थोंगला को देखते हैं कि ये ऊंचे स्थान पर लगा हुआ है थोंगला, और वो देखते रह जाते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे कैसे। थोंगला के आसपास जाते वक्त उन्हें बड़ी ही दुर्गम पहाड़ियां मिलती हैं और वो नितांत हो जाते हैं और निशंक भाव से देखते रहते हैं कि यहाँ पर क्या है और कैसे समाज के लोग रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर डाकू डकैत की जो घटनाएं वो बढ़ रही हैं। क्योंकि गांव के जो घर के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वहां की सरकार इन डकैतों के लिए, इन लठैतों के लिए कोई प्रयास नहीं करती, उनको रोकने का प्रयास नहीं करती। वहां के पुलिस महकमों को भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं देती। इसीलिए जो है वहां के लोग जो है इनसे भयभीत है, और इन भयभीत होने के कारण जो है ये वह उन लोगों से बचने के लिए गोलियां वगैरह खरीद के रखते हैं, और बंदूकें भी हैं, लाठियां भी हैं, और उन्हें इनसे बचने के लिए ये खरीद रखा है ताकि उनको जान माल की कोई हानि ना हो। इसी प्रकार से जब लेखक और सुमति जा रहे थे तो उनको किसी ने देखा, लेकिन वो छद्म वेश में थे, भिखारी के वेश में थे, क्योंकि पहले ही वहां के सरकार ने उनको मना किया भारतीय समाज को। इसलिए वेशभूषा धारण करके तिब्बत के रास्ते की ओर जाते हैं और देखते हैं कि कोई अपरिचित व्यक्ति को देखते हुए वो अपनी जीभ निकालते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं और कुछ मांगने का प्रयास करते हैं ताकि वो बच जाए। एक प्रकार से कहें तो एक चाल भी हो सकती है अपने आप को बचाने का, जो बड़ा ही सुंदर और सटीक दिखाया गया है इस यात्रा वृतांत के मद्देनजर। और जिस प्रकार से ये यात्रा वृतांत आगे बढ़ता है वो अपने भौगोलिक परिवेश को भी दर्शाता है, और एक प्रकार से ये तिब्बती समाज के परिवेश और उसके भौगोलिक स्वरूप का चित्रण दिखाया गया है। प्रकृति का सुकुमार चित्रण भी किया गया है, और यहाँ के जो मानवीय गुण है, मानवीय दर्शन है, उसको उकेरने का प्रयास किया गया है। अगले दिन दोनों तैयार होकर जाते हैं और देखते हैं कि ये ऊंचा स्थान जो 16 से 17,000 फीट के ऊपर है, और वो जाएंगे कैसे, और इसी को सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बीच में राहगीर जो उनको रोक लेता है और ये कहता है कि आगे जाने का आपको एक तरीके से चुंगी देनी पड़ेगी। लेकिन वो सुमति जो है उनको बचा लेता है, क्योंकि सुमति जो है उनको एक 2 चीटे पकड़ाता है। चीटे यानी कि मजिस्ट्रेट से लिखा गया पत्र, एक तरह का आदेश है, एक तरह का प्रतिबंध हटाया गया आदेश, जो कि चिन्हैन नदी को पार करने के लिए था ये। और वही जो सुमति है उन चीटों को वो लेखक को देता है ताकि वो आगे बढ़ जाए चिन्हैन नदी के पार, यानी कि उस पर जो पुल बना हुआ था उसको पार करने के लिए चीटे की जरूरत थी, और चीटे जो है वहां के मजिस्ट्रेट देते थे, वहां के डीएम देते थे, तो उनके आदेश से वो वहां से आप जा सकते थे आगे। तो ये सारे प्रकार की जो चीजें हैं उन्होंने व्यवस्था करवाई, और वो इसके पार भी जा रहे थे और देख रहे थे कि किन किन कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा। तो आज का जो प्रथम 2 भाग थे हमने इसको समझा और जाना कि तिब्बती समाज किस परिवेश में रह रहा है, किस भौगोलिक सुंदरता में रह रहा है, और वहाँ की समाज कैसे वर्गों में बटे हुए हैं, और वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, वहाँ की दुर्गम पहाड़ियां कैसे है, और इसका सुंदर समावेशन हमारी यात्रा वृतांत में राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। तो इस प्रथम 2 भाग को आप अच्छे से पढ़ेंगे छात्रों, और अच्छे से इसको याद भी करना है, इसको भली भांति इस भारतीय समाज के अंतरूप इसको धारना है और उकेरना भी है। अगली कक्षा में हम शेष बचे 2 भागों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।